अपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे जारी रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कल के क्लास में जो है हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पहले तो हम लोग जो पढ़े थे एटम के बारे में पढ़े थे कि एटम आपको क्या होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि एटम के बारे में आपको बताए थे कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको जो है उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बाद जो है हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ए जो है अकॉर्डिंग टू ए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ए डाल्टन कल पढ़े थे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो बोलता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग बताए थे आपको कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोला था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताता है कि कोई भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग एटम बोलते हैं, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन क्या होता है कि आपको बताए थे कि जो आपका जो एटम होता है, वो एटम के बारे में बोले थे कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। और बताए थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction but do not exist in free state। और एक और डिफिनीशन बताए थे कि एटम जो होता है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is not further divided। ये हम बताए थे आपको, एटम के बारे में बताए थे। एटम के बारे में बताए थे, एटम की स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये भी बताए थे। और ये जो आपको जो थ्योरी देता है, ये जो बताया था वो डाल्टन, यही थ्योरी को हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन जो है सबसे पहले एटम के बारे में आपको स्टडी किया था और एटम के बारे में बताया था कि जो एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसको जो है हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा सिचुएशन आएगा, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल का खोज हो चुका था, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको जो एटम जो है, एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो आपको बताए थे कि जो एटम जो होता है, वो एटम जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम किससे बना है? फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। और वो फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है, वो फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में आपको जो बताए थे कि वो जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, वो फंडामेंटल पार्टिकल आपको बताए थे कि आपको प्रोटॉन होता है, और आपको बताए थे कि आपको न्यूट्रॉन होता है, और तीसरा बताए थे कि आपको होता है इलेक्ट्रॉन। और ये बताए थे कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ये भी बताए थे कि जो प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपको जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। और एक चीज आपको बताए थे कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, वो बताए थे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। ये बताए थे कि प्रोटॉन का जो है
प्रोटॉन का जो डिस्कवर किया था वो आपको बताए थे कि आपको रदरफोर्ड और कभी कभी जो है गोल्डस्टीन भी ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे रदरफोर्ड के बारे में। ये प्रोटॉन के बारे में आएगा, डिस्कवर कहेगा कि प्रोटॉन को कौन डिस्कवर किया है तो हम मारेंगे रदरफोर्ड, या कई बार ऑप्शन में जो आ जाता है गोल्डस्टीन हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताए थे एटम के बारे में, एटम क्या होता है। आगे देखो, ये जो एटम है, इस एटम के बारे में जो है मॉडल दिया गया है। एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग उसके बारे में बताया था। तो पहला जो एटम के बारे में जो थ्योरी दिया था वो आपको बोले हम डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी आपको जो बताया था, अभी लिखे थे कि डाल्टन थ्योरी बताता है कि जो एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझो कि ए डाल्टन दिया था, एक और साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम आप लोग समझिए, ये है ये जो एटम का मॉडल के बारे में दिए थे वो थे आपको थॉमसन मॉडल। ये थॉमसन मॉडल क्या बताता है कि जैसे मान लो कि आप वाटर जो मेलन होता है, वाटर मेलन है आपके पास, वाटर मेलन, ठीक है, वाटर मेलन। तो वाटर मेलन जिसको हम बोलते हैं तरबूज, ठीक है, आपके पास मान लो कि वाटर मेलन है, आपके पास तरबूज है, तो आपके पास जो तरबूज होता है उस तरबूज में बीज होता है, इस तरह से बीज जो है उसमें आपको फैला रहता है। ठीक है, तरबूज में आपको जो है ये बीज है, ये फैला हुआ है, ये आपको बीज जो है इस तरह से आपको तरबूज में क्या है, फैला हुआ है। इस तरह से आपको जो है आपको बोला, थॉमसन बताया कि जो तरबूज होता है, जो वाटरमेलन होता है, उसमें जो सीड होता है ये सीड हो गया और उसमें जो बच गया वो रेस्ट हो गया। तो ये रेड कलर का बीच में जो होता है, ठीक है, वो क्या है, वो रेड कलर का जो है उसमें जो बच जाता है उसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। आपको क्या मान लिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको बोलता है कि जो आपको एटम जो होता है उस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया कि आपको एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही आपको प्रोटॉन है। तो आपको जो थॉमसन मॉडल बताया है कि कोई भी एटम है वो एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जितना आपको इलेक्ट्रॉन है उतना ही आपको प्रोटॉन है। तो अगर मान लो कि अगर इक्वल है प्रोटॉन और आपको इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन क्या आएगा वो बात समझने वाला है। कहने का मतलब हो गया कि जो आपका एटम होता है वो एटम क्या होता है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये थॉमसन बताया था कि एटम जो होता है, एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल दैट इज कहने का मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो एटम होता है, एटम कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। एटम क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल के मतलब क्या हो गया कि उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। दैट इज कहने का मतलब कि आपको एटम क्या होता है, न्यूट्रल। क्वेश्चन में ये आता है कि एटम कैसा होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, कि आपको निगेटिव चार्ज होता है, कि न्यूट्रल होता है, तो आप क्या मारेंगे, न्यूट्रल। तो आपको पता चल गया कि थॉमसन क्या बताया था। तो इसको हम लोग ये आपको नाम बोल सकते हैं, थॉमसन मॉडल को ही हम लोग वाटरमेलन बोलते हैं या प्लम पेडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि थॉमसन मॉडल क्या बोला, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, ये जो है आपको
थॉमसन मॉडल हो गया। अब देखो एक और साइंटिस्ट आया और ये इसमें जो कमी रह गया था उस कमी को पूरा किया था, ये था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है, ये रदरफोर्ड मॉडल जो है इसमें क्या किया कि रदरफोर्ड जो है एक जो है थीन गोल्ड फॉयल लिया, ठीक है, एक जो है सोना का पतला जो है एक परत लिया और उस सोना के पतला परत पे जो है अल्फा पार्टिकल का बर्बादमेंट करवाया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को क्या किया, बर्बादमेंट। मान लो कि यहाँ पे है, यहां से हम लोग अल्फा पार्टिकल ऐसे छोड़ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह से अल्फा पार्टिकल जो है क्रॉस कर रहा है। तो मान लो कि इस तरह से अल्फा पार्टिकल जो है आपको यहां से जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इससे क्रॉस हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है यहां पहुंचकर फिर वापस लौट जा रहा है, फिर यहां पे जाएगा तो फिर यहां वापस लौट जा रहा है। कहने का मतलब क्या होगा कि रदरफोर्ड मॉडल में जो है रदरफोर्ड जो है अल्फा पार्टिकल लिया था, और ये भी पूछता है कि रदरफोर्ड जो अल्फा पार्टिकल लिया था उस अल्फा पार्टिकल जो था अल्फा पार्टिकल लिया था। अल्फा पार्टिकल कैसा है, अल्फा पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2He4, 2He4, यानी कि अल्फा पार्टिकल जो लिया उस अल्फा पार्टिकल को हम लोग 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक क्या बताया कि जो आपका गोल्ड फॉयल है यहां पे रख दिया, यहां से अल्फा पार्टिकल को इस पे बर्बादमेंट करवाया, तो वो क्या देखा, वो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल है जो क्रॉस कर जाता है और कुछ अल्फा। हम लोग यहां पे देख रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताया, ये रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है वो बात समझो। इसमें जो है ये रदरफोर्ड जो है आपको बोलता है कि इसमें क्या लिया था कि रदरफोर्ड अपना जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसमें एक अल्फा पार्टिकल लिया। ये अल्फा जो पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या किया कि एक गोल्ड फॉयल यहाँ पे लिया है, एक गोल्ड फॉयल यहाँ पे इस तरह से लिया और ये अल्फा पार्टिकल का जो है अल्फा पार्टिकल मान लो कि यहाँ से बर्बादमेंट करवाया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस पे बर्बादमेंट करवाया। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ जो पार्टिकल है, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है कि इससे क्रॉस कर जा रहा है, इससे क्रॉस कर जा रहा है, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ जाके वापस लौट जा रहा है, ऐसे गया और फिर जो है वापस लौट गया, और कुछ जो है क्रॉस कर जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, वो एटम के बारे में बताया। अब एक चीज और है कि ये मान लो कि यहाँ से कुछ पार्टिकल जो है पास कर रहा है और कुछ जो पार्टिकल है वापस लौट जा रहा है। मान लो कि ये जो, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका प्लेस है यहाँ पे ये कैसा है, ये खोखला है, खोखला है, इसलिए जो है इससे कुछ रे जो है पास कर जाता है, यहाँ से कुछ रे यहाँ से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ठीक है, इस साइड से कुछ पास कर जा रहा है। और क्या देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल है यहां से क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से रिटर्न कर रहा है, यहां पे गया, यहां से फिर रिटर्न कर गया। तो यहां से कहने का मतलब कि ए क्या है, ये अल्फा रे है। अल्फा रे कैसा है, अल्फा रे आपको पॉजिटिव है, अल्फा रे कैसा है, पॉजिटिव है। और जब कोई भी अगर सेम चार्ज रहता है, अगर सेम चार्ज है और सेम चार्ज अगर रहेगा, सेम चार्ज है और सेम चार्ज अगर टकराता है, तो सेम चार्ज टकराएगा तो क्या होगा, आपको रिपल्सन हो गया। कोई भी अगर सेम नेचर का कोई ऑब्जेक्ट है तो सेम नेचर का ऑब्जेक्ट है एक साथ रहेगा तो वो लड़ाई होना ही है,
उसी तरह से अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जब यहाँ पे आया तो यहाँ से लौट गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव जब टकराया तो वापस क्या हो गया, लौट गया। तो कहने का मतलब है कि जहां पे अल्फा पार्टिकल गया और वहां से लौट गया, तो कहने का मतलब है कि और दूसरी बात कि यहां से लौट गया, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दो यहां से आपको निकलता है, मीनिंग दो निकलता है कि ये जो है, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये मासिव पार्ट है। कैसा है, मासिव है। और दूसरा क्या है कि ये जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि आपको साथ साथ आपको मासिव भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो आपको रदरफोर्ड बताया था कि कोई भी अगर एटम है, रदरफोर्ड बताया कि बात समझो, कोई भी अगर एटम है तो एटम क्या है कि एटम का जो बीच वाला पार्ट है ना, वो बीच वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और यही पॉजिटिव पार्ट होता है, इस पॉजिटिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो बाबू पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट को ही बोला जाता है न्यूक्लियस। और ये जो आपको बच गया, ये जो पार्ट हो गया, जो रेस्ट पार्ट बच गया, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आपको बताए थे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो आपको ये बताए। और देखो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है, जो सेंट्रल में पॉजिटिव पार्ट है, वो सेंट्रल में पॉजिटिव पार्ट क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये कौन बताया, ये बताया रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड कैसे बताया, ये रदरफोर्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि कोई भी अगर सेंट्रल पार्ट है जहां उसका टोटल मास जो होता है, टोटल मास जो ऑब्जेक्ट का होता है वो कहां पे होता है, सेंटर में। जैसे मान लो कि ये मेरा मार्कर है, अगर ये मार्कर को तोड़ना चाहे तो बीच से जो है आपको नहीं टूटेगा, आपको कहां से फ्रैक्चर कर जाएगा, यहां से तोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो टोटल जो इसका मास है, इस मार्कर का टोटल जो मास है वो कहां पे है, सेंटर में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका टोटल जो मास होता है वो कहां पे होता है, सेंटर में। उसी तरह से रदरफोर्ड बताया कि जो एटम है, वो एटम का टोटल जो मास है वो कहां पे है, टोटल जो मास है ये जो है आपको सेंटर में है। और यहां पे ये बताया कि जो एटम होता है, वो एटम का जो बीच वाला पार्ट है, वो जो सेंटर वाला पार्ट है, वो सेंटर वाला पार्ट जो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो रेस्ट जो पार्ट है, वो रेस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो कहने का मतलब आपको पता चल गया कि आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये आपको पता चल गया कि रदरफोर्ड यहां से अगर आएगा तो क्या आएगा। बात समझो, यहां से आपको आएगा कि जो अल्फा पार्टिकल लिया था और आपको गोल्ड फॉयल लिया था, ये दो चीज याद रखना है, ठीक है। और आपको न्यूक्लियस के बारे में बताए थे कि न्यूक्लियस का खोज जो है कौन किया था, आपको रदरफोर्ड बताए थे कि रदरफोर्ड किया था न्यूक्लियस का खोज। यही जो है आपको रदरफोर्ड मॉडल है। लेकिन एक चीज और बात समझो, इस मॉडल का जो है कुछ ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, वो चीज समझना है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो क्या हुआ कि वो ये नहीं बताएगा, वो बताया कि इसका एनर्जी है वो रेडिएट हो रहा है। तो एनर्जी क्या है, धीरे 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 क्या होगा, उसका स्लो हो जाएगा, कम होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जो ये नाभिक में जो है कोलैप्स कर जाएगा। ये नाभिक में जो है, ये सेंट्रल पार्ट जो है, न्यूक्लियस जो है, उसमें क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ये जो था उसका ड्रॉबैक था, ठीक है। वो ये नहीं बताया था, ठीक है, वो आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है।
आपको केवल वो बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट में जो है ये मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब मूव करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई वो जब मूव करेगा तो कुछ एनर्जी तो लगेगा। तो जब एनर्जी लगेगा, जब एनर्जी रेडिएट होगा, तो जब एनर्जी उसको रेडिएट होगा तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम हो जाएगा नाभिक में क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो बताया था यही था आपको रदरफोर्ड मॉडल, और ये था इसका ड्रॉबैक। ये कल आपको बताए थे, न्यूक्लियस के बारे में बता दिए थे। तो रदरफोर्ड मॉडल हो गया, आज ये भी बता दिए आपको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बता दी और आपको थॉमसन मॉडल भी बता दिए। एक चीज और समझो, अब इसके बाद जो है बोर दिया था, जिसको नील बोर बोलते हैं, बोर मॉडल, नील बोर थ्योरी। ठीक है, नील बोर थ्योरी। अब ये समझो क्या है, ये नील बोर क्या था, ये भी साइंटिस्ट था। एक क्या बताया वो चीज समझो। जैसे मान लो कि आपका ये एटम है, और एटम के जो बीच वाला पार्ट है वो आपको न्यूक्लियस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से घूम रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है। वो बोला रदरफोर्ड, वो नील बोर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो अलग अलग ऑर्बिट, जैसे ए मान लो कि के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। ठीक है, तो ए जो है ये बताया कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस पे घूम रहा है, तो ए जो हो गया फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। वो बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो आपको क्या हो गया, ये आपको हो गया एम ऑर्बिट। तो कहने का मतलब कि हर एक ऑर्बिट का जो है एक फिक्स एनर्जी है, हर एक ऑर्बिट का जो है एक फिक्स एनर्जी है। तो आपको बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका अपना अपना क्या है, एनर्जी है। हर एक ऑर्बिट का अपना अपना क्या है, एनर्जी है। तो वो जो है रदरफोर्ड जो है ये बताया था कि हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एक अपना एनर्जी होता है। तो ये कौन बोला था, ये आपको बोला था बोर थ्योरी बताया है। बोर थ्योरी है कि आपको ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि हर एक ऑर्बिट है और उसका अपना अपना क्या है, एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो ये आपको बताया था, आपको नील बोर थ्योरी बता दिया था। ठीक है, और एक चीज और समझो, ये जो आपको ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लो एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, अगर मान लो कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी को ये फ्लो करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो कि अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जा रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, जैसे हम छत पे हैं, ठीक है, छत पर से हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी। जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएंगे तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज्ड होता है। एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगा। जब हम लोग हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएंगे तो आपको हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएंगे तो हम लोग को एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग लोअर एनर्जी लेयर से अगर हायर में जाना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, वो एब्जॉर्ब करने पड़ेगा, एनर्जी को हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ये भी आपको बताया था, यानी कि ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसको ये फ्लो करता है। ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं समझना है, जो समझना था आपको बता दिए। आगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक चीज और समझो, ये होता है मोलिक्यूल। मोलिक्यूल्स के बारे में आपको नहीं बताए थे। ये भी जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which exist in free state, but do not
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए मोलिकुल्स जो होता है वो मोलिकुल्स क्या होता है। तो मोलिकुल्स के में आपको पता होना चाहिए कि मोलिकुल्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मोलिकुल्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो क्या करता है? एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या मोलिकुल जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो आप बोलोगे यस। क्या एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है? तो डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग मोलिकुल्स। मोलिकुल्स जो होता है इसी को हम लोग बोल सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। ये जो होता है एटम के ग्रुप में रहता है। मोलिकुल्स जो होता है एटम के ग्रुप में रहता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मोलिकुल इन द फॉर्म ऑफ एटम। क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऐसे बोल सकते हैं मोलिकुल इज in the group of atom, in the group of atom which is bonded by, which is bonded या which is combined by chemical bonding, which is combined by chemical बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि अब हम लोग यहां पता चल गया कि कभी भी आपको मोलिक्यूल जो होता है वो आपको एग्जिस्ट करता है इन फ्री स्टेट एंड डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और मोलिक्यूल जो होता है एक ग्रुप में होता है, ग्रुप ऑफ एटम विच इज बॉन्डेड, विच इज कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के द्वारा जो है जुड़ा रहता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि देखो हम लोग एटोमोसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो एटोमोसिटी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या देखेंगे कि एटम जो होता है अगर सिंपल में है, अगर एक एटम है तो उसको बोलते हैं मोनो एटोमिसिटी। ठीक है, अगर वो एक एटम उसमें जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं मोनो एटोमिसिटी। अगर दो एटम कंबाइन है एक साथ तो उसको डाई एटोमोसिटी बोलेंगे। अगर तीन कंबाइन है तो उसको ट्राई बोलेंगे। अगर चार है तो टेट्रा बोलेंगे। अगर चार से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे पोलो एटोमिसिटी। तो हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल। तो यहां देखो, जैसे मान लो कि हम लिख दें यहां पे मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल में क्या होता है, जैसे मान लो कि आप हीलियम लिखोगे तो ऐसे ये सिंगल हीलियम होगा। ठीक है, ये लिथियम हो गया, सिंगल लिथियम होगा। लेकिन अगर मान लो कि हम लिखते हैं यहां डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, तो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल के मतलब होता है, जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं Cl2, तो यहां क्या है, यहां दो मोलिक्यूल हो गया। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं O2, तो यहां क्या हो गया, दो हो गया। हम लोग लिखते हैं H2, तो ये क्या हो गया, आपको डाई एटॉमिक हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि आपको लिखना है, जैसे देखो यहां पे ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल, तो ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि O3 है, इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे क्या है, 3 मोल है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हीलियम कितना है, 1 है। और यहाँ पे लिथियम कितना, 1 है। ठीक है, अगर जैसे टेट्रा होगा तो यहाँ देखो टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल, तो यहां क्या लिखेंगे, P4। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, टेट्रा हो गया। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा होगा तो हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। अगर 4 से ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। तो हमको विश्वास है कि आप लोग को मोलिक्यूल के बारे में पता चल गया होगा कि मोलिक्यूल जो होता है, आपको मोलिक्यूल क्या होता है, और मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल क्या होता है, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल क्या होता है, ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल क्या होता है, ये आपको हमको पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
आगे हम लोग एक छोटा सा टर्म है उसके बारे में ही कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो वो चीज आप समझ लो। देखो एक चीज समझने वाली बात है, वो क्वेश्चन जो है कैसे आता है वो समझ लेना है थोड़ा सा। जैसे मान लो कि आपको आयंस है, ये क्या होता है आयंस, कई बार क्वेश्चन में आयंस क्या होता है, ये आपसे छोटा एक टर्म है, इसको जानना जरूरी है। यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयंस। ठीक है, जहां पे ए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयंस। अब देखो, अगर कोई भी एलिमेंट है और उस पे मान लो कि पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं हम लोग आयंस। आयंस जो होता है, वो आयंस जो होता है बाबू दो तरह के होता है। तो कई बार ये समझ लेना है कि कई बार तो डायरेक्ट पूछ देता है कि कटायन के मतलब क्या होता है, तो आप बोलना पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और एक सिंपल है आपको एनायन, एनायन के मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो आपको तो इतना ही याद कर लेना है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आया कि आयंस के मतलब क्या, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आपको कटायन के मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। आपको एनायन के मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो बात समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रहेगा तो कटायन, और निगेटिव रहेगा तो एनायन, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा तो आपको बोलते हैं हम लोग आयंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो कि कई बार आ जाता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दो कि ये तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा इधर भी देख लो। हम लोग पढ़ लिए मॉडल के बारे में, पढ़ लिए एटम के मॉडल के डिफरेंट जो साइंटिस्ट दिया है मॉडल, उसके बारे में देख लिए कि थॉमसन क्या बताया था, और डाल्टन क्या बताया, और रदरफोर्ड क्या बताया, और बोर क्या बताया, ये हम लोग देख लिए। आगे देखो थोड़ा सा, अब ये चीज समझना है, वो थोड़ा सा देखो आप लोग। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन के मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन के मतलब उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो है कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का जो सजाने का जो तरीका है, उसको अरेंज करने का जो तरीका है, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो कि कोई भी एलिमेंट है, तो उसको अगर आपको बोलेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो पहले उससे समझने से पहले आप ये चीज समझो। आपको हम बताए थे कि देखो ये जो एटम है, ये एटम जो है एटम क्या है कि एटम में जो होता है ऑर्बिट होता है। पहले जो है शुरू में ये बताया गया कि जो एटम होता है, वो एटम जो होता है 2 डायमेंशनल हो गया। शुरू में बताया गया कि एटम जो है 2 डायमेंशनल है, फिर बताया गया कि एटम 2 डायमेंशनल नहीं, आपको 3 डायमेंशनल है। ये धीरे धीरे जब इसके बारे में स्टडी किया गया, तो शुरुआती में तो ये बोल दिया गया कि जो एटम है
वो कैसा है आपको 2 डायमेंशनल है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम क्या है आपको 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो आप लोग हमको विश्वास है कि 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है आप लोग को मालूम है। तो यहां देखो, तो हम ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट में जो है वो घूम रहा है। आपको बताए थे कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट से उसको k और यहाँ l और m, इसी तरह से n आगे भी आपको बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या जो है कहने का मतलब कि a जो ऑर्बिट है k, l, m और n, ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्बिट यानी कि आपको बताया गया कि एटम ए ऑर्बिट है, k है, l है, m है, n है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपको सेकेंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड है, और ये आपको 4 है। ठीक है, यानी कि ऑर्बिट के बारे में पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये 4 ऑर्बिट है। लेकिन आपको जो ये ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट को भी डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिट को भी डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है आपको ऑर्बिट है। ये क्या है आपको के एलिमेंट क्या है, ऑर्बिट है, और ऑर्बिट को भी डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग सब ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं हम लोग बाबू ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल जो होता है आपको 3 डायमेंशनल होता है। तो ए जो है देखो, ए एक है तो यहाँ इसको हम लोग एस लिख दिए, एक में डिवाइड हो गया। यहाँ 2 है तो नाम दे दिया एस और पी। यहाँ पे 3 है तो एस, पी और डी में डिवाइड हो गया। ये एन है 4, 4 में एस, पी और डी और एफ में डिवाइड कर दिया। यानी कि कहने का मतलब कि जो आपका एल, आपका के, यहाँ के जो ऑर्बिट है उसको भी हम लोग डिवाइड कर दिए। तो के यहां पे कहने का मतलब कि ए आप देख रहे हैं कि यहां ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट के, एल, एम, एन, तो के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, ये पता चल गया ऑर्बिट। और ये क्या किया कि कुछ दिन के बाद जो है ऑर्बिट को भी डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट, नाम दे दिया गया। या एक को भी इसको डिवाइड कर दिया, इसको हम लोग ऑर्बिटल बोल दिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपको जहां पे हम बना रहे हैं वो आपका घर है, ठीक है ना, एक रूम है, अब उस रूम में पहले एक बड़ा रूम था, अब उसको भी डिवाइड कर दिए, यानी कि क्या किए, सब ग्रुप में बांट दिए। उसी तरह से जो ऑर्बिट था उस ऑर्बिट को फिर आपको डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट, या हम लोग ऑर्बिटल नाम उसको दे दिया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो k है इसको s में 1 में डिवाइड कर दिए, यहाँ 2 है तो 2 डिवाइड कर दिए, यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड किया, यहाँ 4 है तो 4। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वो चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे बात समझो यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1। अब एक चीज और ध्यान रखो कि जो एस है, एस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपको 2 रहेगा। ठीक है, पी में कितना रहेगा, आपको 6 रहेगा, डी में कितना रहेगा, तो 10 रहेगा, एफ में कितना रहेगा, तो 14 रहेगा। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जैसे मान लो कि आपसे हम पूछ रहे थे कि ये बताओ कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप ध्यान से बोल रहे सर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बोलते थे कि ये बताओ कि एल ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो फॉर्मूला आप लोग जानते थे 2n², यानी कि 2 और आपको n के जगह पर कितना होता था, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। आपको बोलते थे के एल एम ऑर्बिट में, तो एम में क्या होगा, के में एन वैल्यू 1, के एल 2,
m में कितना होता था 3, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता था, तो आप बोलते थे 2 है और सर 3 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 दूना 18। आपको बोलेंगे n में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बोलोगे सर n बराबर 4 है, तो आप ऐसे करो कि आप 2 और n के जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ k के वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 3। जैसे यहां हम लोग देख रहे थे कि जो आपका ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट जो है सब ऑर्बिट में आपको डिवाइड हो गया, यानी कि ऑर्बिट किस में डिवाइड हो गया, सब ऑर्बिट में आपको डिवाइड हो गया। तो एक चीज आपको बताए थे कि आपको मान लो कि अगर आपसे पूछता है कि बताओ जो k ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आपको इस तरह से बताए थे, इस तरह से आपको बताए थे। कि a हो गया k, a हो गया l, a हो गया m, इसी तरह से आगे जाएगा तो n हो जाएगा। क्या हो गया आपको, n हो गया। अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि k जो ऑर्बिट है उसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, n वैल्यू कितना लिखेंगे 1। फार्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर, तो 2n के जगह पे 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। अगर उसी तरह से l लेंगे तो n बराबर कितना होगा 2, ठीक है, तो हम लोग 2n स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4, 4 दूना 8। के एल m लेंगे n वैल्यू 3, तो 2, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। अगर हम लोग बोलेंगे n का वैल्यू 4, तो 2, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, ये हो गया। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर, ठीक है। ये आपको कल भी हम क्लास में पढ़ाए थे और ये आप भी आपको समझा दिए। तो जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को आपको डिवाइड कर दिया सब ऑर्बिट में। जैसे k को 1 में डिवाइड किया, यहाँ 2 है तो 2, l ऑर्बिट को 2 भाग में डिवाइड किया, किसमें, s और p में। आपको m 3 दिया हुआ है तो m ऑर्बिट को 3 में डिवाइड किया, किसमें, s, p और d में। n 4 है तो इस ऑर्बिट को 4 भाग में डिवाइड किया, कौन में, s, p, d, f, ठीक है, s, p, d, f में आपको डिवाइड कर दिया है। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो ध्यान दो। यहाँ पे जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1s। अब यहाँ देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ लिखो 2s और यहाँ लिख दो 2p, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बाबू 3s, और 3 से यहाँ पे तो 3p, और 3 से यहाँ पे तो क्या हो गया 3d। अब देखो यहाँ पे 4 है तो 4 से यहाँ पे तो यहाँ क्या हो गया 4s, और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो हो गया 4p, और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 4d, और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 4f हो गया। इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अब आगे थोड़ा सा और ध्यान दो, अब क्या याद करना है थोड़ा सा यहाँ देख लो। जो s ऑर्बिटल है उस s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो आपको इलेक्ट्रॉन होगा वो ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो s में 2 लिखना है, और p में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 6 होगा,
और sp_d में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको 10 हो। जैसे यहां हम लोग देख रहे थे कि जो आपका ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट जो है सब ऑर्बिट में आपको डिवाइड हो गया, यानी कि ऑर्बिट किस में डिवाइड हो गया, सब ऑर्बिट में आपको डिवाइड हो गया। तो एक चीज आपको बताए थे कि आपको मान लो कि अगर आपसे पूछता है कि बताओ जो k ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आपको इस तरह से बताए थे, इस तरह से आपको बताए थे। कि A हो गया K, A हो गया L, A हो गया M, इसी तरह से आगे जाएगा तो N हो जाएगा। क्या हो गया आपको, N हो गया। अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि K जो ऑर्बिट है उसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, N वैल्यू कितना लिखेंगे 1। फार्मूला क्या होता है 2n², तो 2n के जगह पे 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। अगर उसी तरह से L लेंगे तो n बराबर कितना होगा 2, ठीक है। तो हम लोग 2n² होता है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4, 4 दूना 8। m लेंगे n वैल्यू 3, तो 2, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। अगर हम लोग बोलेंगे n का वैल्यू 4, तो 2, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, ये हो गया। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इक्वल टू 2n², ठीक है। ये आपको कल भी हम क्लास में पढ़ाए थे और ये आप भी आपको समझा दिए। तो जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को आपको डिवाइड कर दिया सब ऑर्बिट में। जैसे k को 1 में डिवाइड किया, यहाँ 2 है तो 2। l ऑर्बिट को 2 भाग में डिवाइड किया, किसमें, s और p में। आपको m 3 दिया हुआ है तो m ऑर्बिट को 3 में डिवाइड किया, किसमें, s, p और d में। n 4 है तो इस ऑर्बिट को 4 भाग में डिवाइड किया, कौन में, s, p, d, f, ठीक है, s, p, d, f में आपको डिवाइड कर दिया है। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो ध्यान दो यहां पे। जैसे मान लो कि आपको यहां पे 1 है ना, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या लिखेंगे 1s। अब यहां देखो यहां 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर भी 2 से, तो यहां लिखो 2s और यहां लिख दो 2p, ठीक है। यहां पे देखो 3 है तो 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बाबू 3s, और 3 से यहां पे तो 3p, और 3 से यहां पे तो क्या हो गया 3d। अब देखो यहां पे 4 है तो 4 से यहां पे तो यहां क्या हो गया 4s, और 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करो तो हो गया 4p, और 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करो तो 4d, और 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 4f हो गया। इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अब आगे थोड़ा सा और ध्यान दो, अब क्या याद करना है थोड़ा सा यहां देख लो। जो s ऑर्बिटल है उस s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो आपको इलेक्ट्रॉन होगा वो ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो s में 2 लिखना है, और p में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 6 होगा, और s,